माननीय, कृपा करके प्लीज, कृपा करके। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, रिपब्लिक प्लेनरी समिट 2025 में आपका स्वागत है। मैंने आपसे अभी कहा और दिल की बात आपको कही कि जब से ये नेटवर्क शुरू हुई है, आप हर रिपब्लिक समिट में आप हमारे साथ रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे हमें, ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आपने जिस तरीके से हमको सपोर्ट किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। मैं सभी के लिए ये सौभाग्य की बात है हमारी कि हर बार प्रधानमंत्री जी हमारे साथ रहे हैं। दिस इज द 5th टाइम प्रधानमंत्री जी यू आर अमंग अस एंड यू आर बैक, एंड हाउ वी आर सो प्राउड ऑफ यू इन योर 3rd टर्म। दिस इज लिमिटलेस इंडिया। प्रधानमंत्री जी, हमारी थीम है लिमिटलेस इंडिया। और प्रधानमंत्री जी, आप लिमिटलेस इंडिया बना रहे हैं। आपने लिमिटलेस इंडिया की नींव बनाई है। एंड एवरी डे प्रधानमंत्री जी, यू आर इंस्पायरिंग अस बिकॉज नेवर बिफोर, आज से पहले कभी नहीं, नेवर बिफोर हैज एन इंडियन लीडर इंस्पायर्ड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अराउंड द वर्ल्ड। आज जब ग्लोबल लेवल पे कोई भी इवेंट होती है, कोई भी बड़ी डिसीजन होती है, it cannot be done without the involvement, inspiration and guidance of our honorable Prime Minister Narendra Modi ji. And I am a 90s kid. 90s में कॉलेज में जाते थे, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। प्रधानमंत्री जी, रिसेंटली मैं गुजरात गया और गुजरात में अहमदाबाद से बड़ौदा हम 30-40 मिनट में हम वंदे भारत में पहुंच जाते हैं। This is limitless India. What is limitless India that Narendra Modi has created? When you stand in front of Eiffel Tower in France, आप पेरिस जाइए, आईफिल टावर के सामने खड़े हो जाइए, या अरुणाचल के कोई भी गांव में जाइए, या लक्षद्वीप के बीचेस में जाइए, आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन दिखती है थ्रू यूपीआई। That is the limitless India. These are not small things. These are not small things. These are very, very, very big things. और प्रधानमंत्री जी, मैं हमेशा कहता हूं कि हमने चेंजेस देखी हैं जो आज 20-25 साल या 30 साल के कम के युवक हैं, उन्होंने ये चेंजेस इतनी देखी नहीं है। हमारी जनरेशन ने देखी हैं। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड वी मस्ट नेवर टेक दिस फॉर ग्रांटेड। प्रधानमंत्री जी, यू आर वर्किंग लिमिटलेसली टू इन्वेस्ट इन आवर पीपल, योर इकोनॉमी, आवर इनोवेशन। और हम भी कुछ करना चाहते हैं। हर बार हमारी कोशिश रहती है कि रिपब्लिक नेटवर्क जो है, हम कभी न्यूज फर्स्ट तो कभी कहते ही नहीं है। ये तो सब लोग टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं। प्रधानमंत्री जी, हम कहते हैं नेशन फर्स्ट। जो न्यूज रूम बनाई है, जिसके बारे में आपको बात की, वहां पे हमने बड़े अक्षरों में लिखी हुई है नेशन फर्स्ट, ताकि न्यूज रूम को कोई अंदर आए या बाहर जाए, याद रखे कि एक ही मोटो है, नेशन फर्स्ट और राष्ट्र सर्वोपरि। और पिछली बार जब आप आए थे प्रधानमंत्री जी, 7 मार्च, 1 साल, आपने एक लिमिटलेस थॉट दी थी मुझे। आपने कहा था स्टेज से कि अर्नब, अनेक भाषाओं में एक ऐसा प्लेटफॉर्म तुम तैयार करो जिससे पहुंच बढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को आप रीच कर सको, और कुछ करो जिससे लोग इंस्पायर हो, सिर्फ न्यूज के लिए नहीं, टू मेक अ पॉजिटिव चेंज फॉर द कंट्री। प्रधानमंत्री जी, आई वांट टू शेयर विथ यू दैट इंस्पायर्ड बाय यू, today we have started in Republic Network's Limitless India program. आज इस समिट के साथ हम शुरू कर रहे हैं। It is dedicated to young Indian innovators and thought leaders under the age of 30. We are tapping into the युवा शक्ति, भारत की युवा शक्ति को टैप करते हुए we are today honoring 9 game-changing young Indians who will change the future of this country. Pradhanmantri ji, it is not just what you do from your Prime Minister's office. Every single Indian today is inspired by you. When we ask the people, why did you bring those ideas? They say we are inspired by the moment which we are in. Pradhanmantri ji, एक आइडिया था जिन्होंने शेयर किया है, 1 award winning आइडिया आपके साथ शेयर करना चाहता हूं।
how to use artificial intelligence to revolutionize the rural economy. ग्रामीण इकोनॉमी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह से प्रयोग किया जाए. हमारे एक अवार्ड विनर ने और एक पाथ ब्रेकिंग आइडिया थी ऑफ अ प्लास्टिक पुलिस crowdsourcing digital initiative to combat plastic waste in urban areas. Another idea was which connected daily wage workers and street vendors to the quick commerce boom in the country. Pradhan Mantri ji, ये Republic Youth Hackathon has got thousands and thousands and thousands of entries through the digital pitch networks. Digital pitch dashboard बनाई हमने Republic Network में. और मैं ये Limitless India program we want to dedicate to your leadership, Pradhan Mantri ji. That is our first thing I wanted to tell. And there is one thing which I also wanted to share in your presence and with everyone following Republic. I want to announce one more nation first initiative in your presence. Pradhan Mantri ji, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की एक ग्लोबल कैंपस हमने तैयार की है, जिसका जिक्र मैंने आपको पिछले समिट में किया था. हिंदी, इंग्लिश, डिजिटल हर भारतीय भाषा में वहां पे प्लेटफॉर्म बन रही है. हमने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई है कड़ी मेहनत के साथ, और वहां में हमने हार्डवेयर बना दी है, और अभी उसमें सॉफ्टवेयर डालने के लिए हम नेशनल पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं. उसके बारे में मैं दो बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं. प्रधानमंत्री जी, ग्लोबल कनेक्टिविटी के साथ, ग्लोबल कनेक्टिविटी तो भरपूर है, मगर जरूरत क्वालिटी, ग्लोबल गुड क्वालिटी कंटेंट की भी है. और प्रॉब्लम कभी होती है कि लोग फॉलोअर्स या नंबर्स को देख के कंटेंट बनाते हैं. प्रधानमंत्री जी, हम चाहते हैं कि नैरेटिव को देख के कोई कंटेंट बनाए, नंबर्स को देख के नहीं. नंबर्स आ जाती हैं प्रधानमंत्री जी अगर नियत सही हो. जैसे आपने हर बार मुझे कहा अर्नब हिंदी में बात करो, तो मैंने कहा कि मेरी तो हिंदी खराब है मगर मेरी नियत साफ है. तो प्रधानमंत्री जी, हमारी नियत बहुत क्लीन है. जहां भी पहुंचे हम, क्योंकि वी हैव क्लियर इंटेंट इन आवर हार्ट्स, और हम पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम बना रहे हैं. अंडर दिस प्रोग्राम 4 हफ्ते बाद हम 100 पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स को रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के कैंपस में लाके उन्हें रिसोर्सेज देंगे, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, उन्हें प्लेटफॉर्म देंगे, उन्हें हम हमारी एडवांस्ड प्रोडक्शन सिस्टम्स देंगे, और भारत की नेशनलिस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का जितना सपोर्ट है हम दिल से देंगे, ताकि इंडिया के लिमिटलेस क्वालिटी कंटेंट भी बने, which will have a huge impact on this country. प्रधानमंत्री जी, पर्सनल रिक्वेस्ट है, कभी आपको, आपने जैसे समय दे, एक बार कभी आप हमारे कैंपस में आके इन इन्फ्लुएंसर्स को मिले और इनको भी इंस्पायर करें जब भी आपको मौका मिले. तो प्रधानमंत्री जी, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं ये कहूंगा कि यू आर द लिमिटलेस इंडिया. वी ओ आवर लिमिटलेस ड्रीम टू. वी ओ इट टू यू. And I have said this, that history will remember, and history is already recording today what you have done for India, for Asia, and for the changing balance in the global order. You have brought a new balance in the global order, Pradhan Mantri ji. We owe our drive and ambition to you. We owe our ability to make vaccines, satellites, and missiles to you. And we owe it to you because, Pradhan Mantri ji, you have given us the confidence that we can do it. You have shaped India's future. We owe it to you because your absolutely limitless vision is leading not just the country but the world. Pradhan Mantri ji, from the bottom of our heart, I welcome you once again to our Republic Media Network Plenary Summit. And thank you so much for giving me the time to present my thoughts to you. बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी. Pradhan Mantri ji, we are going to have the young winners of the hackathon come up to take a photograph with you, sir. I'd like to invite all of them up. Soham, Diya, Ansela, Abhishek, Damodar, Geetika, Dhruv, Arun, Tushar, Anirudh, Anubhav, and Shiv.
This is young India, ladies and gentlemen. Give them a round of applause and keep that applause on. Arun. Thank you, Mr. Prime Minister, sir. May I request the hackathoners to please take their places down below? May I request the Honorable Prime Minister now to please share his thoughts with us. नमस्कार। आप लोग सब थक गए होंगे। अर्नब की ऊंची आवाज से कान तो जरूर थक गए होंगे। बैठिए अर्नब, अभी चुनाव का मौसम नहीं है। सबसे पहले तो मैं रिपब्लिक टीवी को उसके इस अभिनव प्रयोग के लिए बहुत बधाई देता हूं। आप लोग युवाओं को ग्रासरूट लेवल पर इन्वॉल्व करके इतना बड़ा कंपटीशन कराकर यहां लाए हैं। जब देश का युवा नेशनल डिस्कोर्स में इन्वॉल्व होता है तो विचारों में नवीनता आती है। वो पूरे वातावरण में एक नई ऊर्जा भर देता है और यही ऊर्जा इस समय हम यहां महसूस भी कर रहे हैं। एक तरह से युवाओं के इन्वॉल्वमेंट से हम हर बंधन को तोड़ पाते हैं, सीमाओं के परे जा पाते हैं। फिर भी कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं रहता जिसे पाया न जा सके। कोई मंजिल ऐसी नहीं रहती जिस तक पहुंचा न जा सके। रिपब्लिक टीवी ने इस समिट के लिए एक नए कंसेप्ट पर काम किया है। मैं इस समिट की सफलता के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। अच्छा, मेरा भी इसमें थोड़ा स्वार्थ है। एक तो मैं पिछले दिनों से लगा हूं कि मुझे 1 लाख
नौजवानों को राजनीति में लाना है। और वो 1 लाख ऐसे जो उनकी फैमिली में फर्स्ट टाइमर हो। तो एक प्रकार से ऐसे इवेंट मेरी जो मेरा मकसद है उसका ग्राउंड बना रहे हैं। दूसरा मेरा व्यक्तिगत लाभ है। व्यक्तिगत लाभ ये है कि 29 में जो वोट करने जाएंगे उनको पता ही नहीं है कि 2014 के पहले अखबारों की हेडलाइन क्या हुआ करती थी। उसे पता नहीं है 10-10, 12-12 लाख करोड़ के घोटाले होते थे। उसे पता नहीं है। और वो जब 29 में वोट करने जाएगा तो उसके सामने कंपैरिजन के लिए कुछ नहीं होगा। और इसलिए मुझे उस कसौटी से पार होना है और मुझे पक्का विश्वास है ये जो ग्राउंड बन रहा है ना वो उस काम को पक्का कर देगा। साथियों, आज पूरी दुनिया कह रही है कि ये भारत की सदी है। क्या आपने नहीं सुना है? भारत की उपलब्धियों ने, भारत की सफलताओं ने पूरे विश्व में एक नई उम्मीद जगाई है। जिस भारत के बारे में कहा जाता था ये खुद भी डूबेगा और हमें भी ले डूबेगा, वो भारत आज दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है। मैं भारत के फ्यूचर की दिशा क्या है ये हमें आज के हमारे काम और सिद्धियों से पता चलता है। आजादी के 65 साल बाद भी भारत दुनिया की 11वें नंबर की इकोनॉमी था। बीते दशक में हम दुनिया की 5वें नंबर की इकोनॉमी बने और अब उतनी ही तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। साथियों, मैं आपको 18 साल पहले की भी याद दिलाता हूं। ये 18 साल का खास कारण है क्योंकि जो लोग 18 साल की उम्र के हुए हैं, जो पहली बार वोटर बन रहे हैं, उनको 18 साल के पहले का पता नहीं है। इसलिए मैंने वो आंकड़ा लिया है। 18 साल पहले यानी 2007 में भारत की एनुअल जीडीपी 1 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंची थी। यानी आसान शब्दों में कहें तो ये वो समय था जब एक साल में भारत में 1 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी।
अब आज देखिए क्या हो रहा है। अब एक क्वार्टर में ही लगभग 1 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी एक्टिविटी हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ? 18 साल पहले के भारत में साल भर में जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही थी उतनी अब सिर्फ 3 महीने में होने लगी है। ये दिखाता है कि आज का भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा जो दिखाते हैं कि बीते 1 दशक में कैसे बड़े बदलाव भी आए और नतीजे भी आए। बीते 10 सालों में हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सफल हुए हैं। ये संख्या कई देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। आप वो दौर भी याद करिए जब सरकार खुद स्वीकार करती थी, प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि 1 रुपया भेजते थे तो 15 पैसा गरीब तक पहुंचता था। वो 85 पैसा कौन पंजा खा जाता था। और एक आज का दौर है। बीते दशक में गरीबों के खाते में डीबीटी के जरिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए 42 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए गए हैं। 42 लाख करोड़ रुपए। अगर आप वो हिसाब लगा दें रुपये में से 15 पैसा वाला तो 42 लाख करोड़ का क्या हिसाब निकलेगा। साथियों, आज दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 100 पैसे आखिरी जगह तक पहुंचते हैं। साथियों, 10 साल पहले सोलर एनर्जी के मामले में भारत दुनिया में कहीं गिनती नहीं होती थी। लेकिन आज भारत सोलर एनर्जी कैपेसिटी के मामले में दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में से है। हमने सोलर एनर्जी कैपेसिटी को 30 गुना बढ़ाया है। सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में भी 30 गुना वृद्धि हुई है। 10 साल पहले तो हम होली की पिचकारी भी, बच्चों के खिलौने भी विदेशों से मंगाते थे। आज हमारे टॉयज एक्सपोर्ट्स 3 गुना हो चुके हैं। 10 साल पहले तक हम अपनी सेना के लिए राइफल तक विदेशों से इंपोर्ट करते थे और बीते 10 वर्षों में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 20 गुना बढ़ गया है। साथियों, इन 10 वर्षों में हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर हैं, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बने हैं। इन्हीं 10 सालों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को 5 गुना बढ़ाया है। देश में एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हो गई है।
इन 10 सालों में ही देश में ऑपरेशनल एम्स की संख्या 3 गुना हो गई है और इन्हीं 10 सालों में मेडिकल कॉलेजों और मेडिकल सीट की संख्या भी करीब करीब 2 गुनी हो गई है। साथियों, आज के भारत का मिजाज कुछ और ही है। आज का भारत बड़ा सोचता है, बड़े टारगेट तय करता है और आज का भारत बड़े नतीजे ला करके दिखाता है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देश की सोच बदल गई है। भारत बड़ी एस्पिरेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले हमारी सोच ये बन गई थी, चलता है, होता है, अरे चलने दो यार, जो करेगा करेगा, अपन अपना चला लो। पहले सोच कितनी छोटी हो गई थी। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। एक समय था, अगर कहीं सूखा हो जाए, सूखाग्रस्त इलाका हो, तो लोग, उस समय कांग्रेस का शासन हुआ करता था, तो मेमोरेंडम देते थे गांव के लोग और क्या मांग करते थे कि साहब अकाल होता रहता है, तो इस समय अकाल के समय अकाल के राहत के काम, रिलीफ के वर्क शुरू हो जाए, गड्ढे खोदेंगे, मिट्टी उठाएंगे, दूसरे गड्ढे में भर देंगे। यही मांग किया करते थे लोग। कोई कहता था, क्या मांग करता था कि साहब मेरे इलाके में एक हैंडपंप लगवा दो ना, पानी के लिए हैंडपंप की मांग करते थे। कभी कभी सांसद क्या मांग करते थे, गैस सिलेंडर इसको जरा दिल लीजिए ना। सांसद ये काम करते थे, उनको 25 कूपन मिला करती थी और उस 25 कूपन को पार्लियामेंट का मेंबर अपने पूरे क्षेत्र में गैस सिलेंडर के लिए ऑब्लाइज करने के लिए उपयोग करता था। एक साल में एक एमपी 25 सिलेंडर, और ये सारा 2014 तक था। एमपी क्या मांग करते थे, साहब ये जो ट्रेन जा रही है ना, मेरे इलाके में एक स्टॉपेज दे देना। स्टॉपेज की मांग हो रही थी। ये सारी बातें मैं 2014 के पहले की कर रहा हूं, बहुत पुरानी नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस ने देश के लोगों की एस्पिरेशंस को कुचल दिया था। इसलिए देश के लोगों ने उम्मीद लगानी भी छोड़ दी थी। मान लिया था यार इनसे कुछ होना नहीं है, क्या कर रहा है। लोग कहते थे कि भाई ठीक है, तुम इतना ही कर सकते तो इतना ही कर दो। और आज आप देखिए हालात और सोच कितनी तेजी से बदल रही है। अब लोग जानते हैं कि कौन काम कर सकता है, कौन नतीजे ला सकता है। और ये सामान्य नागरिक नहीं, आप सदन के भाषण सुनोगे तो विपक्ष भी यही भाषण करता है, मोदी जी ये क्यों नहीं कर रहे हो। इसका मतलब उनको लगता है कि यही करेगा। साथियों, आज जो एस्पिरेशंस हैं, उसका प्रतिबिंब उनकी बातों में झलकता है। कहने का तरीका बदल गया। अब लोगों की डिमांड क्या आती है, लोग पहले स्टॉपेज मांगते थे, अब आकर के कहते जी मेरे यहां भी तो एक वंदे भारत शुरू कर दो। अभी मैं कुछ समय पहले कुवैत गया था,
तो मैं वहां लेबर कैंप में नॉर्मली मैं बाहर जाता हूं तो अपने देशवासी जहां काम करते हैं मैं उनके पास जाने का प्रयास करता हूं। तो मैं वहां लेबर कॉलोनी में गया था। तो हमारे जो श्रमिक भाई बहन हैं जो वहां कुवैत में काम करते हैं, उनसे कोई 10 साल से कोई 15 साल से वहां काम, मैंने से बात कर रहा था। अब देखिए, एक श्रमिक बिहार के गांव का जो 9 साल से कुवैत में काम कर रहा है, बीच बीच में आता है। मैंने जब उसको बातें कर रहा तो उसने कहा साहब मुझे एक सवाल पूछना है। मैंने कहा पूछिए। उसने कहा साहब मेरे गांव के 5 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दीजिए ना। जी मैं इतना प्रसन्न हो गया कि मेरे देश के बिहार के गांव का श्रमिक जो 9 साल से कुवैत में मजदूरी करता है, वो भी सोचता है अब मेरे डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। ये है आज भारत के एक सामान्य नागरिक की एस्पिरेशन, जो विकसित भारत के लक्ष्य की ओर पूरे देश को ड्राइव कर रही है। साथियों, किसी भी समाज की, राष्ट्र की ताकत तभी बढ़ती है जब उसके नागरिकों के सामने से बंदिशें हटती हैं, बाधाएं हटती हैं, रुकावटों की दीवारें गिरती है। तभी उस देश के नागरिकों का सामर्थ्य बढ़ता है। आसमान की ऊंचाई भी उनके लिए छोटी पड़ जाती है। इसलिए हम निरंतर उन रुकावटों को हटा रहे हैं जो पहले की सरकारों ने नागरिकों के सामने लगा रखी थी। अब मैं उदाहरण देता हूं स्पेस सेक्टर। स्पेस सेक्टर में पहले सब कुछ इसरो के ही जिम्मे था। इसरो ने निश्चित तौर पर शानदार काम किया, लेकिन स्पेस साइंस और एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर देश में जो बाकी सामर्थ्य था उसका उपयोग नहीं हो पा रहा था। सब कुछ इसरो में सिमट गया था। हमने हिम्मत करके स्पेस सेक्टर को युवा इनोवेटर्स के लिए खोल दिया। और जब मैंने निर्णय किया था, किसी अखबार की हेडलाइन नहीं बना था, क्योंकि समझ भी नहीं है। रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को जानकर खुशी होगी कि आज 250 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप देश में बन गए हैं। ये मेरे देश के युवाओं की कमाल है। यही स्टार्टअप्स आज विक्रम एस और अग्निबाण जैसे रॉकेट्स बना रहे हैं। ऐसे ही मैपिंग के सेक्टर में हुआ। इतने बंधन थे, आप एक एटलास नहीं बना सकते। टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। पहले अगर भारत में कोई मैप बनाना होता था तो उसके लिए सरकारी दरवाजे पर सालों तक आपको चक्कर काटने पड़ते थे। हमने इस बंदिश को भी हटाया। आज जियो स्पेशियल मैपिंग से जुड़ा डेटा नए स्टार्टअप्स का रास्ता बना रहा है। साथियों, न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े सेक्टर को भी पहले सरकारी कंट्रोल में रखा गया था। बंदिशें थी, बंधन थे, दीवारें खड़ी कर दी गई थी। अब इस साल के बजट में सरकार ने इसको भी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करने की घोषणा की है। और इससे 2047 तक
100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी जोड़ने का रास्ता मजबूत हुआ है। साथियों, आप हैरान रह जाएंगे कि हमारे गांवों में 100 लाख करोड़ रुपए, 100 लाख करोड़ रुपीस, उससे भी ज्यादा अनटैप्ड आर्थिक सामर्थ्य पड़ा हुआ है। मैं आपके सामने फिर ये आंकड़ा दोहराऊं, 100 लाख करोड़ रुपए, ये छोटा आंकड़ा नहीं है। ये आर्थिक सामर्थ्य गांव में जो घर होते हैं उनके रूप में उपस्थित है। मैं आपको और आसान तरीके से समझाता हूं। अब जैसे यहां दिल्ली जैसे शहर में आपके घर 50 लाख के, 1 करोड़, 2 करोड़ के होते हैं। आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू पर आपको बैंक लोन भी मिल जाती है। अगर आपका दिल्ली में घर है तो आप बैंक से करोड़ों रुपए की लोन ले सकते हैं। अब सवाल यह है कि घर दिल्ली में ही थोड़े, गांव में भी तो घर है, वहां भी तो घरों के मालिक है। वहां ऐसा क्यों नहीं होता? गांवों में घरों पर लोन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि भारत में गांव के घरों के लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे। प्रॉपर मैपिंग ही नहीं हो पाई थी। इसलिए गांव की इस ताकत का उचित लाभ देश को, देशवासियों को नहीं मिल पाया। और ये सिर्फ भारत की समस्या है ऐसा नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में लोगों के पास प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं है। बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कहती हैं कि जो देश अपने यहां लोगों को प्रॉपर्टी राइट देता है वहां की जीडीपी में उछाल आ जाता है। साथियों, भारत में गांव के घरों के प्रॉपर्टी राइट देने के लिए हमने एक स्वामित्व स्कीम शुरू की। इसके लिए हम गांव-गांव में ड्रोन से सर्वे करा रहे हैं। गांव के एक एक घर की मैपिंग करा रहे हैं। आज देश भर में गांव के घरों के प्रॉपर्टी कार्ड लोगों को दिए जा रहे हैं। 2 करोड़ से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड सरकार ने बांटे हैं और ये काम लगातार चल रहा है। प्रॉपर्टी कार्ड न होने के कारण पहले गांवों में बहुत सारे विवाद भी होते थे। लोगों को अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते थे। ये सब भी अब खत्म हुआ है। इन प्रॉपर्टी कार्ड पर अब गांव के लोगों को बैंकों से लोन मिल रहे हैं। इससे गांव के लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, स्वरोजगार कर रहे हैं। अभी मैं एक दिन ये स्वामित्व योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस पर उसके लाभार्थियों से बात कर रहा था। मुझे राजस्थान की एक बहन मिली। उसने कहा कि मेरा प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद मैंने 9 लाख रुपए की लोन ली गांव में, और मैंने बिजनेस शुरू किया और मैं आधी लोन वापस कर चुकी हूं और अब मुझे पूरी लोन वापस करने में समय नहीं लगेगा और मुझे अधिक लोन की संभावना बन गई है। कितना कॉन्फिडेंस लेवल है। साथियों, ये जितने भी उदाहरण मैंने दिए हैं इनका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी मेरे देश का नौजवान है। वो यूथ जो विकसित भारत का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। जो यूथ आज के भारत का एक्स फैक्टर है। इस एक्स का अर्थ है एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सेलेंस और एक्सपांशन। एक्सपेरिमेंटेशन यानी हमारे युवाओं ने पुराने तौर तरीकों से आगे बढ़कर नए रास्ते बनाए हैं। एक्सेलेंस यानी नौजवानों ने ग्लोबल बेंचमार्क सेट किए हैं। और एक्सपांशन यानी इनोवेशन को हमारे युवाओं ने 140 करोड़ देशवासियों के लिए स्केल अप किया है। हमारा यूथ
देश की बड़ी समस्याओं का समाधान दे सकता है, लेकिन इस सामर्थ्य का सदुपयोग भी पहले नहीं किया गया। हैकाथॉन के जरिए युवा देश की समस्याओं का समाधान भी दे सकते हैं, इसको लेकर पहले सरकारों ने सोचा तक नहीं। आज हम हर वर्ष स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन आयोजित करते हैं। अभी तक 10 लाख युवा इसका हिस्सा बन चुके हैं। सरकार की अनेक मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ने गवर्नेंस से जुड़े कई प्रॉब्लम और उनके सामने रखे, समस्याएं बताई कि बताइए भाई आप खोजिए क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। हैकाथॉन में हमारे युवाओं ने लगभग 2500 सॉल्यूशन डेवलप करके देश को दिए हैं। मुझे खुशी है कि आपने भी हैकाथॉन के इस कल्चर को आगे बढ़ाया है और जिन नौजवानों ने विजय प्राप्त की है, मैं उन नौजवानों को बधाई देता हूं और मुझे खुशी है कि मुझे उन नौजवानों से मिलने का मौका मिला। साथियों, बीते 10 वर्षों में देश ने एक न्यू एज गवर्नेंस को फील किया है। बीते दशक में हमने इंपैक्ट लेस एडमिनिस्ट्रेशन को इंपैक्टफुल गवर्नेंस में बदला है। आप जब फील्ड में जाते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि हमें फलां सरकारी स्कीम का बेनिफिट पहली बार मिला। ऐसा नहीं है कि वो सरकारी स्कीम पहले नहीं थी, स्कीम्स पहले भी थी, लेकिन इस लेवल की लास्ट माइल डिलीवरी पहली बार सुनिश्चित हो रही है। आप अक्सर पीएम आवास स्कीम के बेनिफिशियरीज के इंटरव्यू चलाते हैं। पहले कागज पर गरीबों के मकान सैंक्शन होते थे, आज हम जमीन पर गरीबों के घर बनाते हैं। पहले मकान बनाने की पूरी प्रक्रिया गवर्नमेंट ड्रिवन होती थी। कैसा मकान बनेगा, कौन सा सामान लगेगा, ये सरकार ही तय करती थी। हमने इसको ओनर ड्रिवन बनाया। सरकार लाभार्थी के अकाउंट में पैसा डालती है, बाकी कैसा घर बनेगा ये लाभार्थी खुद डिसाइड करता है। और घर के डिजाइन के लिए भी हमने देश भर में कंपटीशन किया, घरों के मॉडल सामने रखे, डिजाइन के लिए भी लोगों को जोड़ा, जनभागीदार से चीजें तय की। इससे घरों की क्वालिटी भी अच्छी हुई है और घर तेज गति से कंप्लीट भी होने लगे हैं। पहले ईंट पत्थर जोड़कर आधे अधूरे मकान बनाकर दिए जाते थे, हमने गरीब को उसके सपनों का घर बनाकर दिया है। इन घरों में नल से जल आता है, उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन होता है, सौभाग्य योजना का बिजली कनेक्शन होता है। हमने सिर्फ 4 दीवारें खड़ी नहीं की हैं, हमने उन घरों में जिंदगी खड़ी की है। साथियों, किसी भी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी पक्ष है उस देश की सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी। बीते दशक में हमने सिक्योरिटी पर भी बहुत अधिक काम किया है। आप याद करिए, पहले टीवी पर अक्सर सीरियल बम ब्लास्ट की ब्रेकिंग न्यूज चला करती थी। स्लीपर सेल्स के नेटवर्क पर स्पेशल प्रोग्राम हुआ करते थे। आज ये सब टीवी स्क्रीन और भारत की जमीन दोनों जगह से गायब हो चुका है। वरना पहले आप ट्रेन में जाते थे, हवाई अड्डे पर जाते थे, लावारिस कोई बैग पड़ी है तो छूना मत, ऐसी सूचनाएं आती थी। आज वो जो 18-20 साल के नौजवान हैं, उन्होंने वो सूचना सुनी ही नहीं होगी। आज देश में
नक्सलवाद भी अंतिम सांसें गिन रहा है। पहले जहां 100 से अधिक जिले नक्सलवाद की चपेट में थे, आज ये 2 दर्जन से भी कम जिलों में ही सीमित रह गया है। ये तभी संभव हुआ जब हमने नेशन फर्स्ट की भावना से काम किया। हमने इन क्षेत्रों में गवर्नेंस को ग्रासरूट लेवल तक पहुंचाया। देखते ही देखते इन जिलों में हजारों किलोमीटर लंबी सड़कें बनी, स्कूल, अस्पताल बने, 4G मोबाइल नेटवर्क पहुंचा और परिणाम आज देश देख रहा है। साथियों, सरकार के निर्णायक फैसलों से आज नक्सलवाद जंगल से तो साफ हो रहा है, लेकिन अब वो अर्बन सेंटर्स में पैर पसार रहा है। अर्बन नक्सलियों ने अपना जाल इतनी तेजी से फैलाया है कि जो राजनीतिक दल अर्बन नक्सल के विरोधी थे, जिनकी विचारधारा कभी गांधी जी से प्रेरित थी, जो भारत की जड़ों से जुड़ी थी, ऐसे राजनीतिक दलों में आज अर्बन नक्सल पैठ जमा चुके हैं। आज वहां अर्बन नक्सलियों की आवाज उनकी ही भाषा सुनाई देती है। इसी से हम समझ सकते हैं कि इनकी जड़ें कितनी गहरी हैं। हमें याद रखना है कि अर्बन नक्सली भारत के विकास और हमारी विरासत, इन दोनों के घोर विरोधी हैं। वैसे अर्नब ने भी अर्बन नक्सलियों को एक्सपोज करने का जिम्मा उठाया हुआ है। विकसित भारत के लिए विकास भी जरूरी है और विरासत को मजबूत करना भी आवश्यक है, और इसलिए हमें अर्बन नक्सलियों से सावधान रहना है। साथियों, आज का भारत हर चुनौती से टकराते हुए नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुझे भरोसा है कि रिपब्लिक टीवी नेटवर्क के आप सभी लोग हमेशा नेशन फर्स्ट के भाव से पत्रकारिता को नया आयाम देते रहेंगे। आप विकसित भारत के एस्पिरेशन को अपनी पत्रकारिता से कैटलिस्ट करते रहे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, please stand for our Honorable Prime Minister as he takes leave. Please remain in your places.